हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम 11th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के जो मुख्य स्रोत जो थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनके बारे में अध्ययन किया। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसे प्रवेदन थे जो हमारे सागर और महासागर में थे बने, उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश की थी। इसके अलावा हमारा जो अप्रत्यक्ष स्रोत था, जिसमें हमने देखा कि तापमान, दबाव और घनत्व के कुछ ऐसे तत्व थे जिसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा हमने और भी देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, उसके आधार पर भी, और चुंबकीय क्षेत्र है उसके आधार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा हमने अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंप जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया, जिसमें हमने भूकंप की परिभाषा, भूकंप को मापने वाला यंत्र, यहाँ तक कि भूकंप की जो प्रमुख तरंगें थी, P यानी प्राकृतिक तरंग, S यानी द्वितीय तरंग और L यानी धरातलीय तरंग, इनके बारे में भी अध्ययन किया और इनकी विशेषता के बारे में जाना। इसके अलावा भूकंप के जो उद्गम केंद्र थे और अधिक केंद्र थे, उनकी परिभाषा का भी अध्ययन किया। इसके अलावा हमने भूकंप छाया क्षेत्र भी पढ़ा और इसके अलावा हमने भूकंप छाया क्षेत्र के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। इसके अलावा बच्चों, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब जाना तो इसमें हमने कुछ ऐसे तथ्य पढ़े जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में उपयुक्त छाया क्षेत्र पाया जाता है। जैसे हमने देखा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच के अंदर उपयुक्त छाया क्षेत्र पाया जाता है, जिनमें एस जो द्वितीय तरंग है उसके छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, जो लगभग 40% के करीबन होता है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार से पहले हमने देखा था कि भूकंप के आ जाने से हमारे मानव पर, वनस्पति पर, जीवों पर, प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी जाना। और आज का जो वीडियो शुरू करते हैं बच्चों, इसमें हम भूकंप के प्रकार के टॉपिक लेते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है विवर्तनिक भूकंप। क्या है बच्चों? विवर्तनिक। विवर्तनिक के अंदर आपको जो हमारा चौथा लेसन है उसके अंदर एक टॉपिक मिलेगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्या बच्चों? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है बच्चों, वो भूगोलवेत्ता हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेस। और हैरी हेस ने बताया था कि धरातल के आंतरिक भाग में कुछ ऐसी प्लेटें होती हैं जो गति करती हैं। क्या करती हैं? गति। चाहे वो अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित किसी रूप में गति कर सकती है। और जब गति करते हैं तो धरातल की ऊपरी परत, जैसे हम ऊपरपट्टी कहते हैं, उसके ऊपर कुछ झटके महसूस होते हैं और वही झटके हम भूकंप का रूप में निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, इसकी जो परिभाषा यदि देखते हैं विवर्तनिक भूकंप की, तो ये भूकंप भ्रंश तल के किनारों, चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जो चट्टानें होती हैं उनके बीच जो दरारें पाई जाती है और वो दरारें के विपरीत साइड जब चट्टानें सरक जाती है और जब झटके महसूस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप। जैसे बच्चों, ये चट्टान है दो, और इसके बीच में ये जो है वो दरार है। क्या है बच्चों? दरार। तो दरार के दोनों साइड या विपरीत साइड अपन प्लेटें गति करती हैं और उस समय जब झटका महसूस होता है, उसी को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक भूकंप के नाम से जानते हैं। अब अपन द्वितीय भूकंप के प्रकार के बारे में देखते हैं बच्चों। उसका नाम है ज्वालामुखी क्रिया भूकंप। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए ज्वालामुखी क्या है। तो यदि आपसे बच्चों पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी क्या है, जिसकी सीधी सी परिभाषा है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाता है तो चट्टानें पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हो जाती है और उसके बाद मेग्मा के रूप में जब धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और आपको मालूम है बच्चों, जब ज्वालामुखी के दौरान जो अंदर से जब मेग्मा बाहर निकलेगा और ऊपर की जब कठोर परत को तोड़ेगा, तो आसपास के क्षेत्रों में क्या पैदा होते हैं? झटके पैदा होते हैं
और वही झटके भूकंप का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें परिभाषा को अपन यदि देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो विस्फोट होता है, उसी विस्फोट के कारण जो भूकंप आते हैं उसी को हम ज्वालामुखी क्रिया भूकंप कहते हैं। यदि अपन इसमें देखते हैं, इस प्रकार के भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं और इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और यदि आपसे बच्चों पूछे जाए कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी की यदि परिभाषा पूछी जाए तो साफ शब्दों में कहा जाता है, ऐसी ज्वालामुखी जिनके अंदर मैग्मा लंबे समय तक या बार बार बाहर निकल रहा होता है, उस ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भूमध्य सागर के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है स्ट्रीम वैली, वो इसी प्रकार का उदाहरणों में से एक है। अब बच्चों यदि अपन इसमें देखा जाए कि और भी बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें इटली में एटना है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के ही उदाहरण हैं। अब यदि अपन तृतीय प्रकार की बात करें बच्चों, तो इसमें नियत भूकंप आते हैं। कौन सा? नियत भूकंप। और नियत जो भूकंप है वो खनन क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। किसके दौरान? खनन क्रिया के दौरान। तो इसमें परिभाषा यदि अपन देखते हैं बच्चों, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, उसी को नियत भूकंप कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, काफी बार क्या होता है कि मजदूर जो लोग होते हैं भूमि के आंतरिक भाग में गहरा प्रवेदन कर देते हैं, मतलब अंदर के अंदर ही उसमें खनिज बाहर निकालते रहते हैं और उसके ऊपर की जो छत बनी रहती है, और अधिक खनिज करने से उसके ऊपर की छत क्या हो जाती है? नीचे ढह जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, जैसे ये धरातल का भाग है और इसको इस तरह से अंदर की तरफ ही खदान के अंदर अपन खनन कार्य करते हैं और उस पर की ये जो छत है अधिक मात्रा से अंदर से खनिज को बाहर निकालने से ये नीचे ढह जाती है, और ढह जाने से आसपास के क्षेत्रों में क्या आते हैं बच्चों? झटके आते हैं, और उसी झटके का रूप हम भूकंप के आधार पर समझते हैं। तो अब बच्चों अगले टॉपिक को लेते हैं, उससे पहले एक शब्द आया है वो है खनन। खनन क्या है? तो खनन की यदि परिभाषा पूछे तो सीधा सा परिभाषा देनी है, जमीन से खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। देखो खनन और खनिज में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन इसी अंतर के माध्यम से आपके जो मार्क्स है, अंक है, वो काफी बार कट जाते हैं। क्यों? खनन एक प्रक्रिया है और खनिज एक पदार्थ है। इसमें यदि परिभाषा में लेते हैं तो जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तो खनन हो गई, और जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। देखो निकाले गए पदार्थ को और निकालने की प्रक्रिया, यही अंतर है, और इसी अंतर के कारण काफी बार सवाल आपके गलत भी हो जाते हैं। अब यदि अपन चौथे भूकंप के प्रकार की बात करें, वो है विस्फोटक भूकंप। काफी बार अपन क्या करते हैं कि किसी प्रकार के विस्फोट करते हैं, और विस्फोट के दौरान हमें कुछ हल्का सा झटका का एहसास होता है। आप जब दीपावली के अंदर किसी प्रकार के पटाखे फोड़ते हो और पटाखे फोड़ने के दौरान आपकी बॉडी में कुछ वाइब्रेट होता है, क्या होता है? वाइब्रेट। वो हल्के से पटाखे से यदि इतना वाइब्रेट होता है, तो यदि परमाणु बम जैसे बड़े पटाखे या बारूद को ब्लास्ट किया जाता है, जो झटके महसूस होते हैं, उसी को हम विस्फोटक भूकंप के अंतर्गत लेते हैं। जैसे इसकी परिभाषा की पूछी जाए, जब कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है, इस प्रकार के भूकंप के झटकों को क्या कहते हैं? विस्फोटक भूकंप। मतलब परमाणु विस्फोट करें या रासायनिक क्रिया के दौरान कोई अभिक्रिया करें, और उस अभिक्रिया के दौरान यदि कोई प्रकार के झटके महसूस होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विस्फोटक भूकंप। जो आपकी काफी बार आपने देखा होगा, खदानों के अंदर जब खनिज को बाहर निकालने या चट्टान को तोड़ने के लिए जब बारूद का यूज किया जाता है, तो और उस समय वाहनों को रोक दिया जाता है। उसका कारण यही है, जब बारूद ब्लास्ट होता है तो आसपास के क्षेत्र में क्या होते हैं? वाइब्रेट होता है, झटके महसूस होते हैं, जो दुर्घटना के लिए बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं। यदि अपन अगले प्रकार की बात करें तो है बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप के अंदर आपको सीधा ध्यान रखना है, यदि बांध के कारण यदि जल का भराव हो जाता है, बांध के अंदर जब अधिक जल का भराव हो जाता है, तो जल के नीचे जो चट्टानें होती हैं वो सरक जाती है, और चट्टानें सरक जाने से बांध टूट जाता है। और बांध टूटने से पहले जो चट्टानें सरकती है, उस समय आसपास के क्षेत्रों में क्या आते हैं? झटके आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बांध जनित भूकंप। यदि आपको परिभाषा पूछी जाए बांध जनित भूकंप की परिभाषा क्या है, तो इसमें सीधी सी लिखना है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं।
और उसका एक उदाहरण भी है जिसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर कोयना बांध, महाराष्ट्र के अंदर कोयना बांध जो 1967 में इसी बांध के अधिक दबाव के कारण महाराष्ट्र के अंदर काफी बार भूकंप के झटके महसूस भी हुए। अगले यदि हम टॉपिक को लेते हैं वो है भूकंपों का माप, मतलब भूकंप को किस में मापा जा सकता है, किस तरह मापा जा सकता है और किस तरह मापे जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं भूकंप की तीव्रता के आधार पर। तीव्रता मतलब उसकी आवृत्ति, क्या है आवृत्ति। जैसे आपने देखा होगा काफी बार आपके न्यूज़पेपर में आते हैं 8.3 का भूकंप आया है, 6.5 का भूकंप आया, 1.2 का भूकंप आया, तो ये सब इसकी क्या है तीव्रता है। क्या है बच्चों तीव्रता। और यदि तीव्रता के आधार पर यदि भूकंप का अध्ययन करते हैं उसके लिए स्केल का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है रिक्टर स्केल। क्या है रिक्टर स्केल, जिसमें यदि इसका रिक्टर स्केल के पहला बिंदु देखते हैं भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल से ही मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो सिर्फ किससे माप सकते हैं रिक्टर स्केल से ही माप सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई प्रकार के स्केल से नहीं मापी जाती। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर मरकेली, लेकिन मरकेली में तीव्रता को न मापकर आघात को मापा जाता है, हानि को मापा जाता है। यदि अपन इसकी तृतीय बिंदु की बात करें तो भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित माना जाता है। और भूकंप के अंदर जो तीव्रता आती है वो ऊर्जा मुक्त होने से, जितनी ज्यादा ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी और भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में धरातल के अंदर जितनी ऊर्जा बाहर निकली उतनी ही भूकंप की तीव्रता मानी जाएगी। यदि हम रिक्टर स्केल से संबंधित तृतीय बिंदु की बात करें तो रिक्टर मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 9 तक होती है। कितनी होती है 0 से 9 तक होती है। ये बच्चों आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर 0 से 10 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई बच्चों 0 से 10, जबकि होती कितनी है 0 से 9 तक होती है। और आपको मालूम होना चाहिए 0 से 9 तक के जो भूकंप है वो निर्धारित होता है, उसके आगे कोई प्रकार के भूकंप के आंकड़े नहीं होते। यदि आपने देखा होगा 0 से 4 या 5 तक तो भूकंप होते हैं तो ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते। जैसे 5 से अधिक होने लग जाते हैं वो भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और उससे जान माल की हानि भी क्या होती है अधिक होती है। और आपने देखा होगा कि 8 के करीबन या 8.9 का जो भूकंप की जो तीव्रता वाले भूकंप अभी तक कभी आए नहीं है, लेकिन 4-5 या इससे कम तीव्रता वाले जो भूकंप है वो धरातल पर विश्व के या पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस होते हैं। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। यदि रिक्टर स्केल के जो परिणाम यदि 5 से अधिक आ जाते हैं तो नुकसानदेह होते हैं और 5 से कम ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये अपन एक स्केल मान लो जिसमें तीव्रता की मानी जाती है और इसके अंदर यदि अपन देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 इस तरह के पैमाने लिखे होते हैं। और उसके अंदर यदि अपन देखते हैं 0 से 5 तक जो भूकंप आते हैं उसमें ज्यादा हानि या नुकसान होने की संभावना कम होती है, लेकिन जब ये 5 से अधिक हो जाए तो हानि होने की संभावनाएं ज्यादा होती है और इससे जान माल की हानि भी क्या होती है अधिक होती है। यदि अपन अगली स्केल की बात करें तो उसका नाम है मरकेली स्केल। क्या है बच्चों मरकेली। देखो हमने रिक्टर स्केल के अंदर हमने उसकी तीव्रता के बारे में पढ़ा, लेकिन मरकेली में हुई हानि के माध्यम से जान सकते हैं। देखो रिक्टर स्केल में तीव्रता को जान सकते हैं लेकिन उसकी हानि नहीं जान सकते, लेकिन मरकेली में इसकी हानि भी जान सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु देखते हैं मरकेली स्केल का। आघात की तीव्रता व गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकेली के नाम पर जाना जाता है। देखो मरकेली स्केल की जो निर्माणकर्ता है वो कौन से देश के निवासी है इटली के। कौन से इटली के। और उन्होंने मरकेली नामक व्यक्ति ने इस स्केल को बनाने का इस स्केल का नाम भी क्या रख दिया गया मरकेली स्केल। क्या रख दिया गया बच्चों मरकेली स्केल। अगले बिंदु की बात करें मरकेली स्केल में झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। और मरकेली स्केल में क्या होता है जो झटके होते हैं और उन झटकों के कारण जो हानि हुई है उसको ही निर्धारित किया जाता है कि कितने लोग मरे हैं, कितने बिल्डिंगें गिरी हैं, उन सबको इसमें निर्धारित कर लिया जाता है। मरकेली स्केल की गहनता 1 से 12 होती है। कितनी होती है बच्चों 1 से 12 होती है। जबकि हमने
रिक्टर पड़ी थी, उसके अंदर गहनता कितने बताई गई थी बच्चों? 0 से 9 के बीच। कितने बताई गई थी? 0 से 9। और इसमें गहनता कितने हो गई? 1 से 12। अब अपन लेते हैं नया टॉपिक, भूकंप की आवृत्ति। क्या लेते हैं? भूकंप की आवृत्ति। भूकंप की आवृत्ति के आधार पर यदि देखा जाए तो रिक्टर स्केल में 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। रिक्टर स्केल के अनुसार देखा जाए तो 8 से कम आने वाले भूकंप की जो संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन 5 से कम वाले जो भूकंप है वो आते ही रहते हैं। पृथ्वी पर हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते हैं, और पृथ्वी पर जो 5 से कम आवृत्ति वाले जो भूकंप होते हैं वो कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने भूकंप से संबंधित जितने भी बिंदु थे, जैसे हमने तरंगें रही, या उसके तरंगों की विशेषता रही, या छाया क्षेत्र रहा, या फिर हमने उससे भूकंप के होने वाले प्रभाव रहे, या भूकंप के प्रकार रहे, इन सब के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम महत्वपूर्ण भूप्रपट्टी, मेटल और क्रोड की जो संरचना है उनके बारे में जानेंगे, और उनके स्ट्रक्चर के माध्यम से तथा उनकी विशेषता को भी ज्ञात या ध्यान से अध्ययन करेंगे। और बच्चों इस टॉपिक के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जो खनिज है उनके बारे में भी हम समझ पाएंगे कि कौन से परत में किस प्रकार की खनिज की प्रधानता अधिक पाई गई और किस प्रकार की खनिज की प्रधानता कम पाई गई, उसका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।